हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो आज से मैं अपना लाइव बोर्ड क्लास टीचिंग स्टार्ट करूंगा। आज का लेसन रहेगा चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स क्लास 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 एनसीईआरटी में फिजिक्स का है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर 1। लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये लेसन मतलब ये टॉपिक जो इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। मैं आपको बताऊंगा ये क्लास 12th और 10th दोनों बच्चों के लिए सेम रहेगा। तो शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। यहाँ एक बात मेरी आप ध्यान रखिएगा कि आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को पहले से ज़्यादा बेहतर करना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। इसका जो नोट्स की फ़ोटो जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नोट्स की टेंशन ना लीजिए, सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कीजिए। और ये बात याद रखिएगा कि फ्यूचर में आप किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हो और उस एग्ज़ाम को देने जाओगे तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ को गहरा बनाने के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरे लास्ट तक देखिएगा। इस डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। तो यहाँ पे आपने देखा है एक आ रहा है टर्म स्टैटिक चार्ज का। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच होता है जिसमें हम किसी रुके हुए चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, उस चार्ज के द्वारा बनाए गए फील्ड के बारे में और उस चार्ज के द्वारा डेवलप किए गए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चैप्टर 1 आपका इसीलिए डेडिकेटेड रहेगा। इस चैप्टर में हम चार्ज की रुकी हुई अवस्था का ये देखेंगे कि उसमें कितना फोर्स लगेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उससे निकलने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो भाग से बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का सेंस है चार्ज, या बेसिकली आपका चार्ज यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और जो स्टैटिक का मतलब होता है, अब स्टैटिक यहाँ पे ये स्टैटिक का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इस स्टैटिक का मीनिंग क्या होगा। देखिए स्टैटिक को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। एक तो स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, मतलब ऐसा चार्ज जो अपने पोजीशन पे किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और दूसरा स्टैटिक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ चार्ज whose magnitude not be changed। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब कोई भी चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। स्टैटिक मतलब वो चार्ज दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। एक तो चार्ज एट रेस्ट हो, मतलब किसी मेटल बॉडी पे हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ चार्ज हुज मैग्नीट्यूड नॉट टू बी चेंज। और जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होगा, फॉर एग्जांपल
किसी वायर में मान लेते हैं 5 कूलम का चार्ज है। अब उस वायर में 5 कूलम का चार्ज कहीं पे रुका हुआ है, मतलब एक जगह पे वो है, तो इसे क्या कहेंगे, रेस्ट। और चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या होगा, जैसे कि किसी मेटेलिक सरफेस पे या किसी प्लास्टिक के सरफेस पे, मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज हमेशा आपको मेटल में मिलेगा, चार्ज आपको प्लास्टिक सरफेस पे मिल सकता है, चार्ज आपको मेटल सरफेस पे मिल सकता है। मेटल सरफेस वो रास्ता देता है जिससे चार्ज मोशन में आ सकता है, लेकिन प्लास्टिक सरफेस ऐसे रास्ते नहीं प्रोवाइड करा सकते जिससे चार्ज मोशन में आ सके। तो किसी कॉम्ब में या किसी मेटल सीट में अगर मान लेते 5 कूलम का चार्ज है और वो रुका हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंडीशन को फॉलो करेगा। दूसरी चीज़, किसी मेटल सरफेस से मान लेते 5 कूलम का चार्ज है। अब मेटल सरफेस में चार्ज आ भी सकता है और चार्ज यहाँ से निकल भी सकते हैं। तो 5 कूलम का चार्ज है और कहीं से 2 कूलम का चार्ज आ जा रहा है और यहाँ से 2 कूलम का चार्ज निकल जा रहा है, तो नेट चार्ज इस मेटल सरफेस पे तब भी 5 कूलम रहेगा। कुल मिलाकर किसी भी कंडीशन में चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम रुके हुए चार्ज का अध्ययन करते हैं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रॉपर्टी शो करता है। अभी मैं आपको चार्ज के बारे में बताऊंगा इसके बाद, लेकिन चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का अध्ययन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। आप कहोगे इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग क्यों बनाया गया, तो रीज़न क्या है, स्टैटिक मतलब जब चार्ज रुका रहता है तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है जो चार्ज फॉलो करता है, और अभी चार्ज अगर मोशन करने लगे तो वो और सारे फिनोमेना को फॉलो करेगा। इसीलिए इसे 2 भागों में तोड़ के देखते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा, अब समझते हैं चार्ज क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बताता चलूं, चार्ज जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज इज इक्वल टू अ फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज एक तरह का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। अब आप फिजिकल क्वांटिटी से क्या समझते हो, जैसे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स क्या लगाता है, फोर्स आप जानते हो कई सारी की, मतलब फोर्स की कई सारी प्रॉपर्टी होती है। फोर्स आप एक्सीलरेशन जनरेट कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन बदल सकता है, फोर्स इनर्शिया चेंज कर सकता है। तो ऐसे कई सारी प्रॉपर्टी फोर्स कर सकती है। ऐसे ही चार्ज होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी की कई सारी प्रॉपर्टी है। इसकी बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी के स्टडी करने के लिए ही 2 ब्रांच ही बन चुके हैं अलग अलग, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्ज जब रुका रहता है तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टी देखते हैं, और चार्ज मोशन करता है तो उसकी कई सारी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और चार्ज का जो बेसिक रूप आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक तरह का क्या है, चार्ज है, जिस नामक साइंटिस्ट ने 600 BC के आसपास चार्ज की खोज की, जो कि ग्रीक के थे। और अब देखते हैं चार्ज की, जैसा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है। चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो आखिर ये निकल के कैसे आया कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। तो एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग चार्ज की लेने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस बना के रखिएगा। इसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, मान लेते हैं आपके पास एक है सिल्क क्लॉथ और दूसरा है कैट स्किन। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक है सिल्क क्लॉथ, दूसरा आपके पास कैट स्किन है। और यहाँ पे 2 रॉड हैं, ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड है और ये भी क्या है आपका ग्लास रॉड है। चलिए इनका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C, इसका नाम हो गया D।
तो हमने क्या किया, 4 ग्लास रॉड लिए, एक सिल्क क्लॉथ का टुकड़ा लिया, रेशम के कपड़े का टुकड़ा लिया, और दूसरा कैट स्किन लिया, बिल्ली की खाल ली हमने। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया क्या है, ध्यान से समझिएगा, कुछ केसेस निकल के आएंगे। हमने क्या किया कि इन रॉड ए और रॉड बी को सिल्क क्लॉथ में रब किया, खूब रगड़ा इसमें। इसी के साथ साथ सी और डी को हमने कैट स्किन में रब किया। इन दोनों को रब करने के बाद हमने फिर से अलग अलग इन ग्लास को इनकी पोजीशन पे रख दिया, ए बी सी और डी पे इन ग्लास को रख दिया, और कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के कुछ पॉइंट्स होंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। इन 6 पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम करेंगे क्या कि पहले रॉड ए एंड रॉड बी को एक साथ रखते हैं एक जगह पर, फिर हम रॉड सी एंड डी को साथ में रखेंगे, फिर हम जैसे कि ए और बी को हमने साथ में रखा, फिर सी और डी को साथ में रखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, रॉड ए के साथ रॉड सी को रख देंगे। इसका मतलब थर्ड केस में ए एंड सी साथ में होगा। फिर हम रॉड ए के साथ रॉड डी को रख देंगे फोर्थ केस में, तो ए के साथ रॉड क्या हो गया, डी आ गया। फिर हम क्या करेंगे, रॉड बी के साथ सी को रख देंगे, तो बी एंड सी एक केस आपका बन जाएगा। और एट लास्ट बी के साथ हम किसको रख देंगे, डी को रख देंगे। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। फिर से मैं एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस को समझाना चाहूँगा। सिल्क क्लॉथ जो है, सिल्क क्लॉथ में हमने रॉड ए और बी को रब किया और इसके बाद अलग रख दिया इन दोनों रॉड को। फिर हमने रॉड सी और रॉड डी को कैट स्किन में रब करके अलग रख दिया। इसका मतलब ये है कि ए और बी को जब हमने रब किया होगा तो ग्लास रॉड में कुछ चेंजेस आए होंगे। इस चेंजेस की वजह से यहाँ पे ए और बी मतलब जो चेंजेस आए हैं उसको अब हमें नहीं पता है कि ये चेंज किस तरह के हैं, इसीलिए ए और बी को हमने साथ में रख दिया। फिर हमने सी और डी को कैट स्किन में रब किया, इसमें भी कुछ चेंज आया होगा, उसको हमने अलग रख दिया। अब हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या रब करने के बाद, क्योंकि जब ग्लास रॉड ए बी और सी डी, ये अगर हम शुरुआत की बात करें तो ए बी सी और डी ग्लास रॉड एक ही जगह से लिए गए थे। इनमें ना तो कोई अट्रैक्शन हो रहा था ना तो कोई रिपल्सन हो रहा था। ये ग्लास रॉड नॉर्मल थे, ए बी की तरह था, बी सी की तरह था, सी डी की तरह था। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आखिर क्या बदलाव हुआ। अब हमने ए बी को रब कर दिया, अलग रख दिया, सी डी को रब करके अलग रख दिया। इसके बाद हमने कुछ केसेस देखे। हम पता करना चाहते हैं कि ए और बी को पास लाने में क्या कुछ फ़र्क पड़ता है या ये पहले जैसे ही हैं। फिर हम देखेंगे सी और डी को साथ में लाने पे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि ये पहले जैसे रहेंगे। फिर हम देखेंगे ए सी ए डी फिर बी सी और बी डी को साथ में लाने पे क्या ये पहले जैसे सिचुएशन में है, जैसे आपस में रखने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, या इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन में जब हमने ए और बी को साथ में रखा तो ए बी को साथ में रखने पर देखा कि इसमें रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। जब हमने सी और डी को साथ में रखा तो फिर देखा क्या हो रहा है, रिपल्सन यहाँ भी हो रहा था। फिर हमने ए और सी को साथ में रखा। अभी देखिए ए बी जब आपस में साथ में रखे गए तो यहाँ पे क्या मिला हमें, रिपल्सन। सी डी साथ में रखे गए तो क्या मिला, रिपल्सन। लेकिन ए और सी को जैसे हमने साथ में रखा ये क्या करने लगे, अट्रैक्शन। ए और डी को जब हमने साथ में रखा तब भी हमने क्या देखा, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हमने बी और सी को साथ में रखा और फिर हमने देखा ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर हमने बी और डी को साथ में रखा तो ये भी हमने देखा कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस पूरे रिपल्सन अट्रैक्शन से हम सीख क्या सकते हैं, हमें तो ये पता है कि ए बी एक दूसरे को रिपल करेंगे, सी डी एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये अट्रैक्शन होने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा क्या,
तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे यहाँ पे तो आपको ये पता चलेगा। देखिए ए और बी जिसमें कोई अंतर है ही नहीं, ये आइडेंटिकल रॉड थे। जैसे ही सिल्क क्लॉथ में इसे रब करके अलग रखा गया वैसे ये क्या करने लगा, रिपल्सन करने लगा। यहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो बदलाव ए में हुआ होगा, जैसे कि सिल्क क्लॉथ में ए और बी दोनों एक जैसे रॉड रखे थे। अब मान लेते हैं मेरे हाथ में 2 पेन है, इन दोनों पेन को अगर मैं ब्लैक पेंट के अंदर डाल के बाहर निकालूंगा तो ये दोनों का कलर ब्लैक ही तो होगा। तो इसी तरह से ए और बी को जब सेम सिल्क क्लॉथ में रब किया गया था तो जो भी बदलाव ए में हुआ होगा वही बदलाव बी में हुआ होगा। जो भी चेंजेस ए में हुए होंगे वही चेंजेस बी में हुए होंगे। और इसको जब अलग ऑब्जर्वेशन किया तो ये क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। इससे हमने क्या सीखा कि अगर एक जैसा चेंज हुआ है, एक जैसा चेंज हुआ है तो एक जैसा चेंज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सिंपली इस कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में एक तरह का चार्ज आया होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अगर सेम तरह के चार्ज दोनों पॉजिटिव हुए तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सिंपली अगर आप सी और डी वाले केस को देखो वो भी बात यहाँ पे आपको समझ में आएगी। सी और डी दोनों पहले सेम ग्लास रॉड थे, लेकिन जब इनको रब किया गया होगा तो दोनों में बदलाव। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों को रेड पेंट में डाला जाए तो कलर रेड ही आएगा। तो ये दोनों रॉड जब कैट स्किन पे रब किए होंगे तो इन दोनों में बदलाव जो हुआ होगा वो सेम हुआ होगा, और सेम बदलाव फिर से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। मतलब अगर 2 रॉड हैं उसमें सेम जैसा बदलाव हुआ है, सेम चार्ज आया है, तो वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमने सीखी कि सेम चार्ज, यहाँ से हम सीख सकते हैं सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यहाँ भी सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी आपको पता चल गया कि अगर सेम है, जैसे ए और बी क्या थे, सेम थे, तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर दिया, इन लोगों ने रिपल कर दिया। सी और डी दोनों क्या थे, सेम थे, इसलिए क्या कर दिया, रिपल कर दिया। लेकिन ए और सी रिपल नहीं कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है, ए और सी एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ए में जो बदलाव हुआ है सेम वैसा बदलाव सी में हुआ होता, क्योंकि ए में जैसा बदलाव हुआ है वैसा बदलाव तो बी में होगा ही होगा, क्योंकि बी को उसी सिल्क क्लॉथ में रब किया गया था। लेकिन अगर ए में जो बदलाव हुआ है वही बदलाव सी में हुआ होता तो ए और सी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे ए और बी में एक जैसा बदलाव हुआ है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। लेकिन अगर बी जैसा सी भी होता तो ये क्या करना चाहिए था, रिपल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इससे क्या दिमाग लगाओगे आप, इससे आप ये समझ सकते हो कि ए में जो बदलाव हुआ है वैसा बदलाव सी में नहीं हुआ है। अगर सी में ऐसा बदलाव होता तो जरूर ए सी को क्या करता, रिपल करता। लेकिन ए और सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ए में और बी में जो बदलाव हुआ है वैसा बदलाव सी में नहीं हुआ है। और फिर डी पे देखते हैं। अब देखो सी में जैसा बदलाव हुआ होगा, जैसा परिवर्तन हुआ होगा, जैसा चेंज सी में हुआ होगा वैसा चेंज डी में भी हुआ होगा। इसका मतलब ए डी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे आप दे सकते हो ए और डी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर बी और सी को देखते हैं। बी ए को रिपल कर रहा है क्योंकि बराबर का चेंज आया है, एक जैसा चेंज आया होगा। लेकिन बी सी को क्या कर रहा है, बी सी को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब बी में जैसा चेंज होगा वैसा सी में नहीं होगा, और बी में जैसा चेंज होगा वैसा डी में नहीं होगा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से अब हम लोगों ने क्या समझा, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली चीज हमने ये समझी कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपल नहीं करते। और दूसरी चीज आपको जो समझ में आएगी वो इन दोनों के अट्रैक्शन से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मतलब जो चेंज होते हैं वो एक तरह के चेंज नहीं होते हैं। चेंज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। अगर चारों में एक जैसा चेंज आता तो चारों एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन इसमें में से 2 पेयर एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, 2 पेयर एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग पेयर देखा जाए, अगर सिल्क और कैट स्किन की बात की जाए तो सिल्क वाला रॉड कैट स्किन वाले रॉड को अट्रैक्ट करता है, सिल्क वाला रॉड
कैट स्किन वाले रॉड को अट्रैक्ट करता है, लेकिन सिल्क क्लॉथ के खुद के रॉड एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपोजिट चार्ज, जो चार्ज आया होगा सी में, वो ए जैसा चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब जो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से चार्ज मिलता है वैसा चार्ज कैट स्किन से नहीं मिलता। इससे ये प्रूव होता है कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। और क्या हमें मिलता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसको मैं इसलिए अपोजिट चार्ज कह रहा हूं क्योंकि अगर ये सेम होते तो रिपल करने चाहिए, लेकिन ये अपोजिट है, इसलिए ये चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि चार्ज 2 तरह के होते हैं। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन। और यहाँ नेगेटिव आया तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन। लेकिन अगर यहाँ पे ए और बी सी को साथ में ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये आपस में क्या करने लगेंगे, अट्रैक्शन। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि चेंज 2 तरह के हुए थे, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कि हम इसे एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि चार्ज आखिर 2 तरीके के क्यों होते हैं और क्यों सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी तक हम समझ चुके हैं चार्ज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चला, पॉइंट पहला पता चला कि अगर लाइक चार्ज हैं तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, और दूसरा अगर अनलाइक चार्ज हैं तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ओके, तो ये हमने चार्ज में 2 चीज़ें जानी अभी तक। थर्ड हम देखते हैं कि चार्जिंग होता कैसे है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। कोई बॉडी कहते नहीं ये बॉडी चार्ज हो गई है, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई एटम है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी दिए गए ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है उतना इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कौन, आपका एटम। अब आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ पोटेंशियल का। आखिर पोटेंशियल होता क्या है। अर्थ में या नेचर में कोई भी बॉडी होती है वो हमेशा क्या चाहती है, अपनी जगह पे रुकी रहे या अपने काम स्टेट में रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी स्प्रिंग को खींच देते हैं या किसी रबड़ के टुकड़े को खींच देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं। अब क्या होता है कि बॉडी फिर से अपने उसी पोटेंशियल लेवल पे या लीस्ट पोटेंशियल पे या कह दे कि 0 पोटेंशियल पे आना चाहेगी, और जब भी हम स्प्रिंग को लूज़ करेंगे वो स्प्रिंग उसी पोजीशन पे लौट आती है। ऐसे ही चार्ज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम कुछ एटम की बात कर लें, आप हाइड्रोजन एटम की बात कर लीजिए। हाइड्रोजन एटम से एक चार्ज निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल देते हैं, तो ये बनता है H+। अब मेरा क्वेश्चन है ज़्यादा एक्टिव कौन होगा, H की H+। ज़्यादा एक्टिव आपका क्या होगा, H+। ये तुरंत चाहेगा किसी से रिएक्शन करके हम फिर से अपने पुराने वाले पोजीशन पे आ जाएं। तो यहाँ पे हम इसे चार्ज से कैसे कनेक्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग क्या होता है। कोई भी बॉडी हमेशा न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं होता कि उसमें चार्ज ही ना हो। दुनिया में ऐसी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है जिसमें चार्ज ना हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो कोई मेटल का पीस हो। हर बॉडी में क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन
चार्ज हमें उस बॉडी में नहीं दिखेगा जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक जैसे होते हैं या एक क्वांटिटी में होते हैं। एक क्वांटिटी में दोनों चार्ज के होने से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, न्यूट्रल बॉडी कहलाने लगती है। लेकिन जैसे ही इससे कुछ चार्ज निकाल लिया जाए, फॉर एग्जांपल एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इससे 5 कूलाम चार्ज हमने बाहर निकाल लिया नेगेटिव, तो यहाँ पे 5 कूलाम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जैसे कि आप मोबाइल चला रहे होगे, आपकी मोबाइल की बैटरी है, कहते नहीं है चार्जिंग ख़त्म हो गई, चार्जिंग कर दो मोबाइल को। चार्जिंग मतलब उसे आवेशित कर दो, चार्ज कर दो मोबाइल को, क्योंकि जैसे जैसे आपकी चार्जिंग डाउन होगी क्या होता है, ये न्यूट्रल होना, बैटरी न्यूट्रल होना शुरू हो जाती है। तो इस केस से बचने के लिए हम फिर से उसको क्या करते हैं, चार्जिंग करने लगते हैं। यही होता है चार्जिंग। तो चार्जिंग हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है हीट के थ्रू, दूसरा होता है सनलाइट के थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं, तीसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, चौथा होता है कि हम इंडक्शन के थ्रू बॉडी को चार्ज करते हैं, पांचवा होता है हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे बताना क्या है कि चार्जिंग बाय हीट होता क्या है। फॉर एग्जांपल जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं, किसी न्यूट्रल एलिमेंट को हीट देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। अब जैसे हम इसको हीट देंगे, ये क्या हो जाएगा, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा बाहर की तरफ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। अब ये एक्टिव हो गया और इसी तरह से हीट देने से बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपके पास, तो ये हो गया चार्जिंग बाय हीट, कि जब हम हीट देते हैं तो बाहरी एटम जो देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होता है जिससे ये न्यूट्रल बने रहते हैं। लेकिन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसमें कम अट्रैक्शन लगता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा अट्रैक्शन लगता है, और इसी तरह से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्या होता है कि जब हम इस एलिमेंट को हीट देते हैं तो हीट देने से ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि इनको प्रॉपर, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो डेवलप होता है यहाँ पे, ये फोर्स की वैल्यू जैसे स्पीड बढ़ेगी इस फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन जो अट्रैक्शन लग रहा है वो इक्वल लेवल का लग रहा है। अट्रैक्शन जो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे वो कम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ने के कारण ये फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है, ये बढ़ जाता है। अब इसको संभालने के चक्कर में इसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता है, और ये बढ़ी हुई वेलोसिटी हीट देने से बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के कारण निकल जाता है, जिसे हम अलग लैंग्वेज में वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन से ज़्यादा की एनर्जी पे यह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज होकर ये खींची हुई स्प्रिंग की तरह एक्टिव रहता है। जैसे खींची हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा वो फिर से अपने पोजीशन पे वापस आता है, वैसे ही ये एलिमेंट क्या करेगा, हर कंडीशन पे पहले से ज़्यादा एक्टिव तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन को खोजना शुरू कर देगा, और जब तक इसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ये रिएक्टिव ही क्या होगा, बना रहेगा, ये चार्ज बना रहेगा। जैसे कि मोबाइल का फ़ोन, तब जब तक आप इसका यूज नहीं करोगे तब तक आपकी चार्जिंग बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि एक दिया गया पोटेंशियल बन जाता है। अब ध्यान रखिएगा मेरी यहाँ पे बातें। मान लेते हैं कि एक चार्ज से मतलब एक एलिमेंट से चार्ज निकल गया, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव पोटेंशियल बना गया, हाई पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल। एक दूसरी बॉडी है जिससे भी इलेक्ट्रॉन निकलने से वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव चाहता है कि मैं लो पोटेंशियल में चला जाऊं, मैं फिर से अपने पुराने स्टेट को गेन कर लूं,
लेकिन अगर इसी पॉजिटिव के पास कोई दूसरा पॉजिटिव आता है तो अब उसका टेंशन और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसको तो अपना पोटेंशियल कम करना है ना इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब दो पॉजिटिव आ जाएंगे, जैसे H+, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे एक H+ बना, दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे वो भी H+ बना। अब दो H+ एक साथ जब आएंगे तो हर एक H+ कहेगा तुम दूर चले जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस फील कर रहा है। इसे तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, लेकिन H+ आता है तो ये क्या होता है, पोटेंशियल और ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल अगर एक स्प्रिंग खिंची हुई है, उसमें किसी दूसरी खिंची हुई स्प्रिंग को जोड़ देते, पोटेंशियल मतलब ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। तो एक खिंची हुई स्प्रिंग में कोई दूसरा खिंचा हुआ स्प्रिंग लगा देंगे तो अब आप जानते हो कि स्प्रिंग और ज़्यादा तनाव फील करेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक स्प्रिंग 5 न्यूटन फोर्स के साथ स्ट्रेच है और दूसरे स्प्रिंग में भी 5 न्यूटन फोर्स के साथ स्ट्रेच है, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन के करीब का फोर्स लगने लगेगा। मतलब अब दोनों के ऊपर जो तनाव अभी 5-5 न्यूटन का झेल रहे थे, अब दोनों मिलके कितने न्यूटन का झेल रहे होंगे, 10 न्यूटन का फोर्स झेल रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन कोई भी बॉडी नहीं क्रिएट करना चाहती। वो हमेशा क्या चाहती है, लो पोटेंशियल पे, जितना लो पोटेंशियल हो पाए, न्यूट्रल जब तक ना हो जाए तब तक अपने आप को किसी न किसी तरह इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करने की प्रवृत्ति इसमें रहती है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव रिपल क्यों करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पोटेंशियल का मतलब क्या, किसी मटेरियल की वह इच्छा जिससे वो न्यूट्रल होना चाहिए, वही पोटेंशियल होगा। फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल M है, अगर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और फिर इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, फिर इसमें 3 पॉजिटिव आ जाए, तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे इसकी प्यास बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जांपल 3 पॉजिटिव में इसकी प्यास ज़्यादा होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की होगी। 2 पॉजिटिव में ये सोचता है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 पॉजिटिव में ये सोचेगा 2 नेगेटिव इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, किसके पास, M के पास। तो M में जैसे जैसे पॉजिटिव आयंस बढ़ते चले जाएंगे, मैंने क्या ना कहा कि पोटेंशियल एक तरह का क्या होता है, प्यास होता है। वो क्या चाहता है कि जल्दी से वो न्यूट्रल में आ जाए, न्यूट्रल स्टेट में आ जाए। तो जैसे जैसे पॉजिटिव आयन अगर बढ़ता चला जाएगा तो ये और ज़्यादा स्ट्रेस फील करेगा, और जैसे जैसे ये पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन जुड़ते चले जाएंगे, मटेरियल किधर, न्यूट्रल की तरफ जाना शुरू करेगा, ये न्यूट्रल होना चाहेगा। तो कोई भी मटेरियल ये नहीं चाहता कि वो उसका पोटेंशियल लगातार बढ़े, कोई भी चीज़ ये नहीं चाहती कि उसका स्ट्रेच लगातार बढ़े, क्योंकि स्प्रिंग का भी स्ट्रेच एक लेवल तक बढ़ेगा तो स्प्रिंग टूट जाएगा। तो ऐसे मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आयंस क्रिएट होने पे उसमें ज़्यादा हीट डेवलप होने लगती है, कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है। तो हर मटेरियल चाहते हैं कि वो ज़्यादा पोटेंशियल नहीं, कम पोटेंशियल के साथ रहे। तो इसीलिए जब भी किसी पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आता है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। और ऐसे ही नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल के साथ और लो, ये पहले से ही लो है, ये भी चाहेगा कि मुझे और नेगेटिव जुड़कर लो ना बनाए। तो नेगेटिव भी एक दूसरे से रिपल करते हैं, ये लो नहीं बनना चाहते, ये क्या होना नहीं चाहते, ये हाई ज़्यादा नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ये आपस में अगर मिल जाए तो मटेरियल को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट में क्या बताना चाहता था, ये बताना चाहता था कि किस तरह से 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। 2 नेगेटिव चार्ज रिपल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ हमने कई सारे तरीके भी सीखे जहाँ से हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आपसे जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाया, लेकिन अगर आप क्लियर इसका नोट्स चाहते हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपका अगर कोई मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो अपना क्वेश्चन। मेरा ईमेल आईडी है myphysicsgyan। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि इसका क्लियर नोट्स आपको मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका नोट्स डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल में। तो इस लिंक के थ्रू आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और रेगुलर ऐसे मतलब अच्छे नोट्स आप वहां से डाउनलोड करके राइट डाउन करोगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उस वीडियो का नोट्स मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा।
और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा चैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फैलाइए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, न्यूमेरिकल में कमांड बनाने के लिए, साथ ही साथ फिजिक्स में अच्छे मार्क्स बूस्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।